सुबह 4 बजे उठने वाले वो दो बूढ़े कभी नहीं जानते थे कि एक दिन उनकी मेहनत, उनका ठेला, उनकी मिट्टी से सनी हथेलियां एक तूफान को जन्म देंगी। उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, बस इज्जत चाहिए थी। लेकिन उस दिन जब वर्दी में एक दरिंदा आया और सरेआम उन्हें कुचला, तो एक और वर्दी जाग गई। फर्क बस इतना था, उस वर्दी के अंदर एक अफसर नहीं, एक बेटी थी। और जब एक बेटी कानून बन जाए तब पूरा सिस्टम कांपता है। ये कहानी सिर्फ इंसाफ की नहीं, ये उस जुनून की है जो मिट्टी से निकलकर व्यवस्था की दीवारें हिला देता है। ये कहानी है उस आग की जो एक बाप की पीठ पर पड़े डंडे से नहीं, एक बेटी की आंखों में भड़की थी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि एक बेटी ने कैसे पूरे सिस्टम को झुका दिया, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस आवाज का हिस्सा बने जो बदलाव की शुरुआत कर रही है। दोस्तों, सुजानपुर के आखिरी छोर पर एक कच्ची पगडंडी थी जो बांस के झुरमुटों और खेतों को पार करती हुई एक छोटे से घर तक जाती थी। दीवारें मिट्टी की थीं, छत पर खपरेल, दरवाजे लकड़ी के और उस घर के आगे खड़ा था एक ठेला, पुराना लेकिन साफ, जिसकी लकड़ी पर अब भी चमक बची थी। ठेले के ठीक बगल में खड़े थे शंकरलाल, सिर पर गमछा, पैरों में फटे चप्पल और हाथों में वो झोला जिसमें दिन भर की सब्जियां ले जानी होती थीं। पीछे से आवाज आई, सब बांध ली न गीता, सूरज सिर पर चढ़ रहा है। अंदर से जवाब आया, बस 10 मिनट और, आज पालक कुछ ज्यादा तोड़ना पड़ा। फिर वो बाहर आई, एक छोटी झुकी कमर वाली बुजुर्ग महिला जिनकी आंखों में एक खास किस्म की चमक थी। वो चमक जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने बहुत कुछ खोकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा होता। शंकरलाल और गीता देवी हर सुबह 4 बजे उठते। सबसे पहले अपनी झोपड़ी के सामने बने तुलसी के चौरे पर दिया जलाते। फिर अपने छोटे से खेत में जाते जहां वो खुद ही सब्जियों की देखभाल करते। कोई मजदूर नहीं, कोई सहारा नहीं, सिर्फ 2 बुजुर्ग शरीर और उन पर टिका आत्मसम्मान। वे आलू, टमाटर, भिंडी, पालक जैसी मौसमी सब्जियां उगाते और उन्हें शहर ले जाकर ठेले पर बेचते। किसी से उधार नहीं लेते, किसी से झुककर बात नहीं करते। जब ग्राहक पूछते क्या भाव है, तब वो सीधा जवाब देते, जो मेहनत का है वही ले रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी। उनकी सब्जियां ताजा होती थीं और उनका व्यवहार सबसे ज्यादा ताजा अंबिकापुर जैसे शहर में जहां लोग पैसे और ओहदे से झुकते हैं। वहां शंकरलाल और गीता देवी को लोग सिर्फ इसलिए जानते थे क्योंकि वो कभी नहीं झुके। उन्हें कोई देखता तो कहता, बुढ़ापे में भी देखो इनका हौसला। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस हौसले की वजह क्या है। उनकी इकलौती बेटी थी आदिति राणा, जो दिल्ली से यूपीएससी की तैयारी करके आईपीएस बनी थी। आदिति बचपन से ही चुपचाप थी। वो दूसरों की बातें ज्यादा सुनती थी और जवाब कम देती थी। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, वह किताबें पढ़ती थी। जब माँ खेतों में होती तो वो उनके पीछे पीछे चलती और मिट्टी को हाथ में लेकर महसूस करती। माँ, ये मिट्टी इतनी खुशबूदार क्यों है? गीता देवी हंसकर कहती, क्योंकि इसमें तुम्हारे बाप की मेहनत मिली है। अदिति तब समझी नहीं थी, लेकिन वो बात उसकी रगों में बस गई। स्कूल खत्म होते ही अदिति ने तय किया कि वो कुछ बड़ा करेगी, पर कभी अपने माँ बाप को शहर ले जाकर नहीं रखेगी। वो कहती थी, मैं बड़ी होकर आपको उठाकर नहीं ले जाऊंगी, मैं दुनिया को मजबूर कर दूंगी कि वो झुककर आपको सलाम करे। और यही हुआ। आदिति ने यूपीएससी पास की, ट्रेनिंग पूरी की और एक दिन यूनिफॉर्म में पहली बार जब शंकरलाल के ठेले पर आई तो पूरा अंबिकापुर हैरान रह गया।
एक डीएसपी रैंक की अफसर अपने पिता के ठेले पर पालक खरीद रही थी, और जब किसी ने पूछा, मैडम ये आपके पिताजी हैं, आदिति ने सिर्फ एक शब्द कहा, नहीं, ये मेरी वजह है। लेकिन आदिति की पोस्टिंग उस वक्त किसी और जिले में थी। वो महीनों बाद घर आती थी, फोन पर बात होती थी, हर बार कहती, अब की बार जब आऊंगी पापा के लिए कुर्सी लाऊंगी, माँ के लिए छांव वाला टेंट भी। लेकिन किस्मत को ये सुकून मंजूर नहीं था। एक दिन जब सब कुछ रोज की तरह सामान्य था, शंकर लाल और गीता देवी ने अपने ठेले पर पालक, टमाटर और बैगन सजा दिए थे। आसपास के दूसरे ठेले वाले भी थे। तभी सड़क के उस छोर से एक पुलिस की जीप आई। इतनी तेज आवाज में ब्रेक मारा कि सब चौंक गए। जीप से उतरा एक हट्टा कट्टा इंस्पेक्टर राजवीर ठाकुर, आंखों पर काला चश्मा, हाथ में डंडा और चाल में अहंकार। कौन है? ठेले वाले, सड़क जाम कर रखा है, वो चिल्लाया। बाकी सब डर के मारे अपना सामान समेटने लगे। लेकिन शंकरलाल ने धीमे से कहा, साहब हम तो रोज यहीं लगाते हैं, किसी के रास्ते में नहीं आते। राजवीर का गुस्सा और भड़क गया। उसने डंडा उठाया और ठेले पर रखी टमाटर की टोकरी उलट दी। कानून मैं हूं, सवाल नहीं करना है। और उसके बाद बिना कुछ कहे उसने शंकरलाल के कंधे पर डंडा मारा। शंकरलाल लड़खड़ाकर गिर गए। गीता देवी चीख पड़ी, अरे हमारे पिया को क्यों मारा? क्या किया है इसने? और जब वो बीच में आई तो राजवीर ने उन्हें भी धक्का दे दिया। वो सीधे ठेले से टकराकर नीचे गिर गईं। राजवीर ने पास खड़े एक सिपाही से कहा, इन सबको उठाकर थाने ले चलो, अवैध कब्जा है सड़क पर। औरत मुंह ज्यादा चला रही है, बंद करो। उन बुजुर्गों को सब्जियों के ढेर के बीच जबरन जीप में बैठा दिया गया और किसी ने कुछ नहीं कहा। किसी ने नहीं रोका, किसी ने मोबाइल से वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि सामने जो था वो वर्दी में था। लेकिन उस दिन कुछ और भी हुआ। राजवीर की चीखती आवाज को किसी ने रिकॉर्ड कर लिया था। एक कॉलेज की लड़की जो कोचिंग से लौट रही थी, उसने पूरी घटना का वीडियो बना लिया और उस वीडियो को भेजा आदिति राणा को, उस आईपीएस को, जो इन दो लोगों की बेटी थी। आदिति उस वक्त एक मीटिंग में थी जब उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा एक अजनबी नंबर से एक वीडियो आया है। उसने प्ले किया और अगले 30 सेकंड में उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। लेकिन वो आंसू किसी दर्द के नहीं थे, वो आंसू एक तूफान की पहली बूंद थे। उस रात आदिति राणा के लिए नींद शब्दकोश से मिट चुका था। वीडियो को उसने बार बार देखा। हर बार जब वो देखती कि कैसे उसके पिता की पीठ पर डंडा बरसता है, कैसे उसकी मां को धक्का देकर गिराया जाता है, उसके होंठ कांप जाते, उंगलियां मुट्ठी में बदल जाती और आंखों में आंसुओं की जगह चिंगारी होती। वो आईपीएस थी। उसने अपराध देखे थे, केस फाइल किए थे, माफियाओं को गिरफ्तार किया था। लेकिन ये जो उसने देखा, ये सिर्फ एक अपराध नहीं था, ये उसके अस्तित्व पर हमला था। वो एक ही पल में अफसर से बेटी बन गई थी, लेकिन अफसर रहकर ही उस बेटी को न्याय दिलाना था, क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं होता, न रिश्ता न भावना। आदिति ने उसी रात अपने विभागीय सचिव को मेल किया, उसी वीडियो को सबूत के रूप में अटैच किया और लिखा, मैं नहीं मांग रही हूं, मैं मांग रही हूं मेरे देश के कानून का सम्मान। जवाब अगली सुबह आया, औपचारिक सा, ठंडा सा, हम जांच कमेटी बना देंगे, उचित कार्रवाई की जाएगी। पर आदिति को पता था कि ये उचित कार्रवाई महीनों फाइलों में गूंजती रहती है, फिर किसी अलमारी में बंद होकर दम तोड़ देती है। इधर सुजानपुर थाने में शंकर लाल और गीता देवी को एक कोने में बैठा दिया गया था। न दवा,
न खाना, न इज्जत, न सुनवाई। इंस्पेक्टर राजवीर ने 2 लाइनें एफआईआर में लिखी। सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जा, सरकारी आदेश की अवहेलना। कोई गवाह नहीं, कोई सच नहीं, सिर्फ एक ताकतवर हस्ताक्षर। शंकर लाल बोले, साहब, हम तो रोज की तरह ही आए थे, किसी का क्या बिगाड़ा हमने? राजवीर ने उनकी तरफ देखा भी नहीं और बोला, बुजुर्ग हो तो घर बैठो, सड़क तुम्हारी बपौती नहीं है। गीता देवी बोली, हम मेहनत से कमाते हैं बेटा, हमने किसी का कुछ नहीं छीना। राजवीर ने हंसते हुए कहा, मेरे सामने मां मत बनो, यहां सब एक जैसे हैं। उस ठंडे कमरे में बिना किसी गद्दी की बेंच पर 2 दिन बीत चुके थे। आदिति ने अपने क्षेत्रीय कार्यालय से तुरंत छुट्टी ली और अंबिकापुर पहुंची। उसके पास अब कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि वो वहां पोस्टेड नहीं थी, लेकिन उसके पास वो आग थी जो किसी भी वर्दी के झूठे तमगे को जला सकती थी। उसने सीधे डीएम ऑफिस में प्रवेश किया। उसके सामने बैठे अधिकारी ने पूछा, मैम, आप इस केस में व्यक्तिगत रूप से क्यों इंटरेस्ट ले रही हैं? आदिति ने उसकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि कभी कभी कानून को खुद ही अदालत बनना पड़ता है। फिर उसने वीडियो दिखाया। उसके पास तारीखें थीं, टाइम स्टैम्प था, मेडिकल रिपोर्ट्स की मांग थी और सबसे बड़ी चीज, उसकी ईमानदारी। उधर सुजानपुर थाने में एक सिपाही ने धीरे से शंकरलाल से कहा, बाबा, आपकी बेटी अफसर है ना? शंकरलाल ने चुपचाप सिर हिलाया। तो बताइए क्यों नहीं उसको, वो बचा लेगी आपको। शंकरलाल ने बहुत धीमे स्वर में कहा, बेटा, हम चाहते हैं कि बेटी अपनी ड्यूटी करे, हमारे लिए सिफारिश नहीं बनाए। पर अब हालात बदल चुके थे। ये अब किसी सिफारिश की लड़ाई नहीं थी, ये उस व्यवस्था के गंदे हिस्से को उजागर करने की लड़ाई थी जो वर्दी के पीछे छुपा बैठा था। तीसरे दिन आदिति सीधे थाने पहुंची, अपनी सिविल ड्रेस में, लेकिन पास में वर्दी की ताकत थी। उसने अंदर कदम रखा और कहा, इंस्पेक्टर राजवीर ठाकुर से मिलना है। राजवीर आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ चाय पी रहा था। सामने आदिति को देखकर वो हड़बड़ा गया। मैडम, आप यहां? कोई सूचना नहीं मिली। आदिति ने उसकी तरफ देखा। सूचना तो तुम्हें उसी दिन मिल जानी चाहिए थी जब तुमने 2 बुजुर्गों पर हाथ उठाया था। राजवीर ने चेहरे पर बनावटी घबराहट लाते हुए कहा, मैडम, गलतफहमी हुई है शायद। वो लोग तो। आदिति ने टेबल पर दस्तावेज रख दिए, मेडिकल रिपोर्ट, वीडियो फुटेज, गवाहों की लिस्ट, सब कुछ। उसकी आवाज अब शांत थी, लेकिन ठोस। तुम्हें निलंबित किया जा रहा है। आगे की कार्रवाई के लिए विभागीय जांच शुरू हो चुकी है। अब तुम्हें अपनी सफाई देनी होगी अदालत में, न कि किसी कोतवाली में। राजवीर ने उठने की कोशिश की, लेकिन अब वो जिस कुर्सी पर बैठा था वो कुर्सी नहीं, अपराध थी। शंकरलाल और गीता देवी को उसी वक्त मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। अस्पताल के एक डॉक्टर ने गीता देवी की चोटें देखकर कहा, मैडम, इनकी हालत गंभीर थी, समय पर इलाज न होता तो दिक्कत हो सकती थी। आदिति ने आंखें बंद की। एक पल को जैसे सांस थम गई हो। जब उन्होंने अपने माँ बाप को देखा तो उनकी हालत बदली नहीं थी, पर अब आंखों में डर नहीं था, बल्कि गर्व था। और जब गीता देवी ने कहा, तू अब भी ड्यूटी पर है ना बिटिया? आदिति ने मुस्कुराकर कहा, अब मां, ड्यूटी और बेटी दोनों एक हो गए हैं। सुबह की पहली किरण के साथ अदिति राणा ने वर्दी पहनी नहीं, बल्कि ओढ़ ली थी, जैसे कोई कसम हो जो सीने से लिपटी हो। हर बटन को बंद करते हुए उसके अंदर की बेटी जाग चुकी थी, लेकिन बाहर सिर्फ एक आईपीएस अधिकारी थी। अब वो इंस्पेक्टर राजवीर ठाकुर की हरकत को
व्यक्तिगत अपमान नहीं बल्कि एक प्रशासनिक अपराध मान चुकी थी। और यही भावना उसे भावुक नहीं बल्कि बेहद सख्त बना रही थी। उसने सुजानपुर थाने के सभी पुराने रिकॉर्ड मंगवाए, जिनमें पिछले 3 वर्षों में किए गए जब्ती आदेश, एफआईआर रजिस्टर और गवाहों के बयान शामिल थे। उसने एक एक फाइल पलटी और पाया कि राजवीर ने न सिर्फ उसके माता पिता को प्रताड़ित किया था, बल्कि दर्जनों गरीबों को झूठे मामलों में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठे थे। आदिति ने तुरंत एक विशेष जांच दल गठित करने का प्रस्ताव तैयार किया और साथ ही डीजीपी ऑफिस को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी, जिसमें लिखा था कि सुजानपुर थाना अब सिर्फ एक थाने का नाम नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की सड़ांध का प्रतीक बन चुका है, जहां वर्दी अपराध की ढाल बन चुकी थी, जहां इंसान की कीमत सिर्फ उतनी थी जितना वो रिश्वत दे सके, और जहां कानून सिर्फ उन्हीं के लिए था जो ताकतवर थे। इस रिपोर्ट के बाद विभाग में हलचल मच गई। मीडिया ने जैसे आग पकड़ ली। हर न्यूज चैनल पर बस एक ही नाम था, इंस्पेक्टर राजवीर ठाकुर, जिसने बुजुर्ग माता पिता को घसीटा और बेटी ने वर्दी में न्याय की मशाल जलाई। अदिति ने अब अपना अगला कदम उठाया। उसने सुजानपुर के सभी थानों का औचक निरीक्षण शुरू किया और देखा कि सिर्फ राजवीर ही नहीं बल्कि उसकी बनाई पूरी कड़ी थी, जो सिपाही से लेकर दरोगा तक फैली थी। सबने अपने अपने स्तर पर जुर्म को देखा, समझा और चुप्पी ओढ़ ली। अब आदिति का इरादा था उस चुप्पी को तोड़ने का। उसने उन सिपाहियों को बुलाया जिनकी शिकायतें पहले नजरअंदाज कर दी गई थीं। उनमें से एक युवा सिपाही रवि यादव ने कहा, मैडम, हम कुछ बोलते थे तो राजवीर साहब हमें ड्यूटी से सस्पेंड करने की धमकी देते थे। हमारी ट्रांसफर फाइलें उनके ड्राइवर में रहती थीं। अदिति ने उसकी आंखों में देखा। डर अब भी था, लेकिन एक उम्मीद भी थी, और वही उम्मीद इस लड़ाई की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। अदिति ने उस दिन पहली बार खुद को सिर्फ एक अफसर नहीं बल्कि एक बदलाव की शुरुआत समझा। उसने कहा, रवि, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। अब इस सिस्टम को हम बदलेंगे और एक एक को बेनकाब करेंगे। सुबह की रोशनी अंबिकापुर की दीवारों से टकरा रही थी, लेकिन उस दिन शहर की रफ्तार थोड़ी धीमी थी, जैसे हर कोई किसी तूफान के आने की आहट महसूस कर रहा हो। आदिति राणा अब केवल एक अधिकारी नहीं बल्कि एक विचार बन चुकी थी। लोगों में उसके लिए सम्मान से ज्यादा विश्वास पनप रहा था, वही विश्वास जो जनता को वर्दी से जोड़ता है। लेकिन सिस्टम में बैठे कई लोग उसकी इस ईमानदारी से विचलित हो चुके थे। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने दबे लहजे में उसे सलाह दी कि पुराने मामलों को कुरेदना ठीक नहीं और राजवीर ठाकुर जैसे अफसरों को तंग करना विभाग की छवि के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अदिति ने सब सुना, चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में आग भड़क चुकी थी। वो आग जो तब पैदा होती है जब इंसाफ निजी नहीं बल्कि जरूरी हो जाता है। उसने राजवीर के पुराने कॉल रिकॉर्ड खंगालने के आदेश दिए, जिनमें खुलासा हुआ कि वह एक स्थानीय बिल्डर से लगातार संपर्क में था। उस बिल्डर के खिलाफ पहले से ही जमीन हथियाने के आरोप थे और राजवीर ने उसे बचाने के लिए कई एफआईआर को दबाया था। आदिति ने उस बिल्डर को समन भेजा, लेकिन वह गायब हो गया। तभी एक शाम को गुप्त सूचना मिली कि बिल्डर शहर छोड़ने की फिराक में है। आदिति ने बिना देर किए एक टीम तैयार की, खुद जीप में बैठकर छापा मारा और उसे स्टेशन से पहले गिरफ्तार कर लिया। लोगों की भीड़ जुट गई थी और सबकी नजर आदिति पर थी, जो शांत चेहरे के पीछे बगावत की कहानी लिख रही थी। थाने पहुंचकर बिल्डर ने रोते हुए कबूल किया कि वह राजवीर को हर महीने मोटी रकम देता था और उसके कहने पर ही कई गरीबों की जमीन कब्जा की गई। ये बयान कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ
और आदिति ने वही वीडियो सार्वजनिक करवा दिया। अब मामला सिर्फ सुजानपुर का नहीं बल्कि पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया था। डीजीपी ने विशेष जांच आयोग गठित कर दिया और आदिति को उस टीम की अगुवाई सौंपी गई। जिस दिन आयोग की पहली बैठक थी, उसी दिन आदिति को एक गुमनाम खत मिला जिसमें लिखा था कि अगर जांच बंद नहीं की गई तो तुम्हारे माता पिता को दोबारा उसी तरह कुचला जाएगा जैसे पहले। खत के आखिरी शब्द थे, हम फिर आएंगे। आदिति ने वो चिट्ठी पढ़ी। उसकी उंगलियां कांपी नहीं, चेहरा सख्त हुआ और उसने उसी वक्त अपने माता पिता को शहर के सरकारी गेस्ट हाउस में बुलवा लिया। सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन आदिति जानती थी कि अब ये लड़ाई उसकी सीमा से बाहर जा चुकी है। अब ये अकेली बेटी की नहीं बल्कि पूरे तंत्र के उस जहर के खिलाफ थी जो गुपचुप हर नस में फैल रहा था। उसी रात उसने दर्पण में खुद को देखा। 2 आंखें थीं, लेकिन उनमें एक ही चीज थी, आग। वही आग जो इंसाफ को जिंदा रखती है, वही आग जो डर को राख बना देती है, वही आग जो बेटी को योद्धा बना देती है। आदिति राणा की लड़ाई अब गली मोहल्लों में चर्चा बन चुकी थी। लोग उसे किसी फिल्मी किरदार की तरह देखने लगे थे, लेकिन आदिति जानती थी कि यह कोई स्क्रिप्ट नहीं बल्कि हकीकत थी जिसमें खून पसीना आंसू और कस्मों की स्याही थी। गुमनाम खतों की संख्या बढ़ने लगी थी। उसकी जीप की ब्रेक में छेड़छाड़ की गई। उसके ऑफिस के कंप्यूटर हैक करने की कोशिश हुई, लेकिन वो रुकी नहीं, झुकी नहीं, उल्टा और सख्त होती गई। उसने एक गुप्त टीम तैयार की जिसमें सिर्फ उन्हीं अधिकारियों को शामिल किया गया जिनका रिकॉर्ड बेदाग था। उनमें एक नाम था इंस्पेक्टर निखिल तिवारी का, जो चुपचाप लेकिन बेहद तेज दिमाग वाला अफसर था। उसने आदिति को बताया कि सुजानपुर थाने से जुड़ा एक रिटायर्ड दरोगा अब भी राजवीर के लिए सूचनाएं भेज रहा है। आदिति ने उसे पकड़वाया और पूछताछ में जो सामने आया, उसने आदिति के होश उड़ा दिए। उस दरोगा ने बताया कि राजवीर एक संगठित रैकेट का हिस्सा था जो नेताओं, बिल्डरों और अधिकारियों को मिलाकर चलता था, और आदिति की कार्रवाई ने पहली बार उस रैकेट को चोट पहुंचाई थी। अब आदिति के पास 2 रास्ते थे, या तो जांच यहीं रोक दे और खुद को सुरक्षित रखे, या फिर उस रैकेट के सबसे ऊपर बैठे लोगों को भी बेनकाब करे। उसने दूसरा रास्ता चुना, क्योंकि डर उसे विरासत में नहीं मिला था, बल्कि उसे विरासत में मिला था अपनी मां की आंखों में पड़ा वो खून जो अब भी उसकी रातों की नींद छीन लेता था। आदिति ने राज्य मुख्यालय जाकर एक विशेष अधिकार प्राप्त रिपोर्ट पेश की, जिसमें नाम थे कुछ ऐसे जिनके सामने अफसर तक आंख उठाकर बात नहीं करते थे। लेकिन आदिति ने वो सारे नाम लिखे और कहा कि अगर ये लोग नहीं पकड़े गए तो एक नहीं हजारों राजवीर जन्म लेंगे। वो दिन राज्य प्रशासन के इतिहास में दर्ज हो गया, जब पहली बार एक आईपीएस अधिकारी ने नाम लेकर अपने ही विभाग की भ्रष्ट नींव को हिलाने का प्रयास किया। मीडिया से लेकर मंत्रियों तक खलबली मच गई, लेकिन आदिति चुप रही। उसकी चुप्पी में अब आंधी थी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन जब चलती थी तो डर खुद पीछे हट जाता था। उसी शाम जब वो अपने दफ्तर से निकली तो एक बच्चा दौड़ता हुआ उसके पास आया और बोला, मम्मी कहती हैं आप भगवान से कम नहीं हो। आदिति ने झुककर बच्चे का माथा चूमा और मुस्कुरा दी, लेकिन उसके अंदर अब भी एक तूफान पल रहा था, क्योंकि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब असली मोड़ पर थी। सुबह के 4 बजे आदिति राणा अपनी मेज पर बैठी थी। सामने चाय का कप ठंडा हो चुका था और आंखें फाइलों से भरी रिपोर्टों में डूबी थीं। पिछले 24 घंटे में उसे 2 और गुमनाम धमकियां मिल चुकी थीं। एक में साफ लिखा था कि अगर तुमने आगे कदम बढ़ाया तो तुम्हारे पिता की लाठी नहीं,
अब उनकी सांसें तोड़ दी जाएंगी। आदिति ने उन चिट्ठियों को पढ़ा, फिर उन्हें मोड़ा और जला दिया, क्योंकि अब उसे डर से नफरत होने लगी थी। उस सुबह उसने एक निर्णायक योजना बनाई। उसने अपनी स्पेशल टीम को बुलाया और कहा कि आज रात हम उस फार्म हाउस पर छापा मारेंगे जहां राजवीर ठाकुर अपने सभी संपर्कों के साथ मिलकर अगली बड़ी योजना बना रहा है। ये वही फार्म हाउस था जिसे अब तक कोई छू भी नहीं पाया था, क्योंकि वहां सत्ता की परछाई थी। लेकिन आदिति ने तय किया कि आज वो परछाई जल जाएगी। रात होते ही आदिति अपनी टीम के साथ रवाना हुई। अंधेरे में छिपते हुए वो उस जगह पहुंची। अंदर की रोशनी से साफ था कि कई लोग वहां मौजूद हैं। आदिति ने इशारा किया और दरवाजा तोड़ दिया गया। अंदर एक मीटिंग चल रही थी जहां राजवीर ठाकुर, वो बिल्डर, 2 पूर्व विधायक और 3 पुलिस अधिकारी बैठे थे। आदिति की वर्दी को देखकर सब खड़े हो गए। कुछ ने भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ते बंद थे। आदिति ने सबको एक लाइन में खड़ा किया और कैमरे के सामने सिर्फ एक बात कही, ये हैं वो लोग जिन्होंने कानून को जेब में रखा, जनता को डर में रखा और पुलिस को दलाल बना दिया। अब यही लोग सलाखों के पीछे होंगे। इन सब की गिरफ्तारी हुई और अगले दिन पूरा प्रदेश हिल गया। अखबारों में सिर्फ एक तस्वीर थी, आदिति राणा की, और नीचे लिखा था एक बेटी जो तूफान बन गई। आदिति के माता पिता को सरकारी सुरक्षा दी गई। सरकार ने उसे राज्य के सबसे ईमानदार अफसरों में नामित किया। लेकिन आदिति ने कोई भाषण नहीं दिया, कोई इनाम नहीं लिया। वो बस चुपचाप अपने दफ्तर लौटी, कुर्सी पर बैठी और सामने दीवार पर टंगी अपनी मां की वो तस्वीर देखती रही जिसमें उनका सिर झुका था। और फिर अपने सिस्टम के सारे कागज हटा दिए और दीवार पर सिर्फ एक लाइन लिखी, जब तक मां की आंखों में डर है तब तक मेरी वर्दी अधूरी है।